बहुत दिनों के बाद मेरा चेहरा देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था तो मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया था। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ओम सर कोना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज कुछ विशेष करते हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाया था और बहुत ही लंबा चैप्टर था, तो बहुत दिन लग गया था आपको पढ़ने धीरे धीरे पढ़ने में, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने में। लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर को एकदम शॉर्ट में आधे घंटे में इसको खत्म करेंगे और एकदम चुटकी में समझने जैसा आपको बताएंगे कि आप एकदम आसानी से आप सही प्रश्नों का आंसर उसको दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चैप्टर का नाम है भारत में, क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था। अब सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या होता है भाई? तो ये राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, देश प्रेम या देशभक्ति भी कह सकते हैं। बस सीधा एक शब्द में समझिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। ठीक है। अब ये राष्ट्रवाद 1857 से पहले ये शब्द था ही नहीं। देशवासियों के अंदर 1857 से पहले देशभक्ति का भावना बहुत कम था, कुछ ही व्यक्तियों के पास था। उन लोगों को लगता था कि ये देश हमारा है और ये देश में केवल हम रहेंगे, हम अपना शासन चलाएंगे, ये कुछ ही व्यक्तियों को लगता था। उसमें से 1857 में जो क्रांति हुई थी, मंगल पांडे के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, जिसे हम सैनिक विद्रोह कहते थे, और वो कहा जाता था भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद करीब 50 सालों तक देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। देश पूरा जो है वो एकदम अस्थिर रहा, अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का सामना करते रहा और उनके गलत नियम का पालन करते रहा। लेकिन ये क्रांति कब आई? 1857 के बाद पहला गलती कब किया अंग्रेजों ने, जिससे हमारे भारत में राष्ट्रवाद पनपने लगा? तो वो आया आपका प्रथम विश्व युद्ध में। कब आया? ये विश्व युद्ध क्या होता है पता है आपको? क्या होता है विश्व युद्ध का मतलब होता है कि एक से अधिक विश्व मिल करके, एक साथ मिल करके, पूरा विश्व समझा जाए तो एक बड़े बड़े विश्व के देश जो है वो आपस में लड़ते हैं, उसी को विश्व युद्ध कहा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी कुछ गुट बने थे, त्रिगुटिया बना था, लेकिन इसमें विशेष करके 2 गुट एक साथ थे और वो था पहला, आपको बताया गया है, बोलिए क्या बताया गया है? प्रथम गुट में क्या कौन कौन थे? जर्मन, ऑस्ट्रिया था, ऑटोमन साम्राज्य, हाँ जर्मन था, जर्मनी था, ऑटोमन साम्राज्य है ना, और हंगरी। ये सब जो देश थे एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन भी था। ब्रिटेन मतलब कौन? इंग्लैंड, जो हम लोग पर शासन कर रहा था। रूस था और फ्रांस था। ये सभी मिल करके, बेल्जियम और बेल्जियम भी था। ये सभी मिल करके और क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। ये इस पर बम बरसा रहा था, इस पर बम बरसा रहा था, इसको मार रहा था सेना को, उसको मार रहा था सेना को। लेकिन यहाँ कहीं पर भारत था? भारत था? नहीं था, क्योंकि भारत में कौन राज कर रहा था? ब्रिटेन राज कर रहा था। अब ये क्या किया कि इसमें जीत भी यही लोग का हुआ था, लेकिन जीत हुआ था किस शर्त पे हुआ था? किस शर्त पे हुआ था? तो उस शर्त पे हुआ था कि भारत में इन लोग का शासन था, ब्रिटेन वालों का। अब इन लोग क्या करता था कि युद्ध लड़ता था तो बहुत सारा चीज का आवश्यकता पड़ता था। हम बताए थे पहले भी आपको कि युद्ध लड़ने के लिए बंदूकों की आवश्यकता पड़ती थी, बंदूक खरीदने के लिए, तोप खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। ये लोग सोचा धन कहां से लाया जाए। ये लोग भारत को टारगेट किया कि भारत हमारा गुलाम देश है, हम लोग भारत में अत्याचार करके, कर बढ़ा करके, टैक्स बढ़ा करके, और वहां से क्या करके? टैक्स बढ़ा करके, यानी कि कर को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि एक गरीब आदमी या संपन्न व्यक्ति भी उसको देने में सक्षम नहीं हो पाया। अब कोई आपको जबरदस्ती गला दबा कहेगा कि तुम 5 रुपए कमाते हो और 10 रुपए हमको देवे करो, नहीं दोगे तो काट देंगे तुमको, जेल में बंद कर देंगे, गुस्सा नहीं आएगा? है ना? जो पागे बाजार दोगे उसको मुड़ी में लो बेटा, तो गुस्सा आना लाजमी था। तो कर बढ़ा दिया। फिर क्या किया इन्होंने? जब देखा कि हमारे पास सैनिक कम होने लगे,
तो इन्होंने भारत वालों को सेना में भर्ती करने लगा। सेना में भर्ती, वो भी जबरदस्ती। 14 साल के लड़कों को, 15 साल के लड़कों को, 16 साल के लड़कों को जबरदस्ती घर से खींच करके, और चलो तुमको सेना में ले जाएंगे और तुमको लड़ना पड़ेगा, और जबरदस्ती करके सेना में भर्ती किया जाने लगा, जो मरने के लिए भेजा जाने लगा। तो गुस्सा आएगा कि नहीं? किसी का बाल बच्चे को जबरदस्ती मन नहीं रहेगा, और वो मैच्योर भी नहीं रहेगा, उतना उम्र भी नहीं हुआ रहेगा, और जबरदस्ती उसको खींच के ले जाया जाएगा कि चलो तुमको सेना में भर्ती करेंगे, लड़ोगे तुम और मरोगे, तो दिक्कत होगा कि नहीं? तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब जो सारा भारत वाले थे, वो उनको लगने लगा कि ये ठीक देश नहीं है, ये हम लोग पर अत्याचार कर रहा है। यहीं से राष्ट्रवाद का भावना पनपना चालू हो गया कि भैया ये देश हमारा, हम लोग सब अपना देशवासी हैं। ये ब्रिटेन कौन है, ये इंग्लैंड कौन है, हमारे देश का बाहर का आदमी है। ये हमारे देश में राज कर रहा था, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चला रहा था, लेकिन विश्व युद्ध जैसे आया वैसे क्या करने लगा, ही टैक्स बढ़ा दिया। अरे हम लोग नहीं चाहते हैं हमारा, अरे आपका लड़ाई है भाई, आपका लड़ाई। मान के चलिए कि दो लड़के लड़ रहे हैं आपस में, बिट्टू और कुंदन लड़ रहे हैं, मारा मारी, फटाफटी, दिया दी, एकदम खून निकला निकली लड़ रहे हैं, है ना। अब इसमें लड़ रहे हैं तो अभिषेक बोलेगा जबरदस्ती विष्णुपति को, ये विशाल को, कि लोग लड़ रहे हैं, चलो एक तरफ से बिट्टू को मारते हैं। विशाल कहेगा काहे मारेंगे भाई, हम इसको जानते नहीं है, करते नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बोलेगा करना ही होगा, नहीं करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो वही हाल यहाँ पे था कि आप जर्मनी को जाके मारो, अरे भैया हमारे साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुम्हारा युद्ध है तुम समझो। लेकिन इससे क्या हुआ, भारत के लोगों में एक रोष पैदा हुआ कि तुम लोग गलत हो, आपका लड़ाई है, आप लड़ो, हमें क्यों जबरदस्ती धकेल रहे हो, उसमें भी आप लड़ रहे हो तो आप अपने दम पे लड़ रहे हो, आपका अपना कुछ स्वार्थ होगा, तो हमें क्यों टैक्स ले रहे हो भाई। ये यहाँ पे राष्ट्रवाद का भावना पनपने लगा। यानी 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब तक ये जो बीच का समय था 5 साल, लगभग 14, 15, 16, 17, 18, ये बीच का समय जो है भारत के राष्ट्रवाद के लिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साबित हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। यहीं से सारा विश्व, सारा भारत का आदमी जो है वो एक सूत्र में बांधना चालू हो गया। अरे अंग्रेज ठीक नहीं है, धीरे धीरे दिमाग में आने लगा, अंग्रेज अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, इनको सबक सिखाया जाए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहां से शुरुआत हुआ। तो 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध जो चल रहा था, उस विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे वो भारतवासियों पर कुछ ज्यादा ही जाति कर रहे थे, उससे पैदा हुआ। एक और चीज था इसमें, अरे जब युद्ध होता है तो बहुत चीज सत्यानाश हो जाता है, फसलों का सत्यानाश हो जाता है, बम गिर गया, तोप गिर गया, तोप चला दिया तो क्या हुआ, सत्यानाश हो जाता है, फल फसल खत्म हो जाते हैं, भूखमरी आ जाती है। अब भूखमरी आ गया तो सारा चीजों का जो दाम है वो बढ़ गया, सब चीज महंगा मिलने लगा, तो भारत वालों को गुस्सा आया। आखिर ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने युद्ध लड़ा, का जरूरत था भारत में इसको भारत को इसको शामिल करने के लिए, आपका युद्ध था, भारत में क्यों शामिल कर दिया, तो ये गुस्सा था उनको। तो इस तरह से 3 रीजन हुआ जिनके कारण भारत वालों को गुस्सा आया अंग्रेजों पर। क्लियर? धीरे धीरे अब राष्ट्रवाद पनप रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं ये लोग गलत है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक नया घटना घटता है, एक व्यक्ति का आगमन हुआ, कहाँ आगमन हुआ, भारत में। अभी कहिएगा कि का भारत का नहीं थे का वो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपिता जिन्हें हम लोग कहते हैं, और उनका नाम है महात्मा गांधी। हाँ, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये जो महात्मा गांधी हैं, ये बहुत ही मतलब होता है ना, जैसे फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि फाइटिंग का सीन चल रहा है, नहीं चल रहा है, एक लड़की को 4-5 गुंडा लोग दौड़ा रहा है, बचाओ बचाओ कर रही है ना, उसके साथ जाती हो रहा है, तब हीरो एकदम एंट्री मारता है, से एकदम पूरा
बुलेट में एंट्री मारता है, साई से बैक मारता है, उड़ता है, धाड़ 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 सबको ठोक देता है। या फिर स्टार्ट है, शुरुआत है, हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, अचानक से साउथ का पिक्चर देख रहे हैं, विजय का एंट्री होता है एकदम धांसू तरीके से, विजय हीरो है ना जी, उसका एंट्री होता है धांसू तरीके से। तो वैसे ही एंट्री हुआ महात्मा गांधी का हीरो जैसा एकदम भारत में एकदम 1914 ईस्वी में। हाँ देख रहे थे, याद रहता है 1915 ईस्वी में, मिस्टेक हो जाती है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए। कहां से आए? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे? का भारत उनका अपना देश था ना जी, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। काहे? तो केस लड़ने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए, वकीलगिरी करने के लिए। वहां भारत में उनको स्कोप नजर नहीं आया होगा, चले गए थे कि कुछ सीखेंगे वहां, और वहां गए तो वहां भी आंदोलन किया था उन्होंने। वहां भी उन्होंने गोरों और कालों के बीच में लड़ाई चल रहा था, उसको भी लोग शॉर्ट आउट करके आए थे। और महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत आए, तो भारत आने के बाद यहाँ देखें कि बहुत ही स्थिति दयनीय है, बहुत स्थिति दयनीय है। यहाँ का प्रॉब्लम चल रहा है, विश्व युद्ध में भारत का कोई रोल नहीं है, फिर भी उनको जबरदस्ती विश्व युद्ध में धकेला जा रहा है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कुछ आंदोलन किए, उन्होंने सत्याग्रह, इनका विचार था, ये विचार था, ये विचार था। किस चीज का विचार था? सत्याग्रह का विचार था। इनका मानना था कि कोई भी युद्ध हिंसा से यानी मारा पीटी से नहीं जीता जा सकता है। कोई भी युद्ध को अगर जीतना है तो अहिंसा से जीता जा सकता है, बिना मारे पीटे सत्य का आग्रह करके जीता जा सकता है, सत्याग्रह करके जीता जा सकता है। पहला विचार आया भारत में सत्याग्रह का। इससे पहले सत्याग्रह का विचार नहीं था। 1857 में भी युद्ध हुआ था, तो वो भी मारा पीटी वाला ही था, वहां भी सत्याग्रह का बात नहीं था। ठीक है, तो सत्याग्रह का बात आया और विचार आया सत्याग्रह का, हिंसा के द्वारा नहीं, अहिंसा के द्वारा। और उन्होंने कुछ आंदोलन किए। सबसे पहले उन्होंने आंदोलन किया कहां पर? कहां पे? बिहार के चंपारण। हाँ, बिहार के चंपारण में किया 1917 ईस्वी में। फिर खेड़ा जिला में किया, गुजरात में, ये भी 1917 में किया, लास्ट में किया, कहीं कहीं पर 1918 भी दिखता है। अब तीसरा जो अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद में किया, ये 1918 में किया। शॉर्ट में समझिए, चंपारण में किसानों को खेती करवाया जाता था जबरदस्ती, नील का खेती। नील समझते हैं? एक नील का खेती करवाया जाता था, जिससे उनका जो, और उनको जबरदस्ती जबरन करवाया जाता था कि आप 1/3 भाग में करिएगा, यानी 4 भाग का 1/3 भाग को आप उसमें नील का खेती लगाइएगा, आप दूसरा खेती लगा नहीं सकते हैं। जबरदस्ती अगर लगाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो नील का खेती करवाते थे और उनको बागानों में घुसने का मतलब बागवानी से संबंधित प्रॉब्लम था उनको कि ये बागान हमारा है, एक बार घुसा दिया था नहीं बोले समझाते हैं कि केजीएफ पिक्चर का उदाहरण दिए थे कि एक बार सोना का खान में घुसा दिया गया तो जिंदगी भर वहीं सड़ना है, वहीं मरना है, वहां से बाहर नहीं आना है। उसी तरह बागवानी में भी कराया जाता था किसानों के साथ। तो वो सॉर्ट आउट किया उन्होंने 1917 में। आया, आंदोलन किया, बोला नहीं ये गलत है, आप खेती भी करवाइए तो थोड़ा सा हिसाब से करवाइए, उतना ज्यादा नहीं। फिर 1917 के बाद उन्होंने खेड़ा जिला में किया। किस चीज के लिए किया था इन्होंने? वहाँ बीमारी फैली। हाँ, टैक्स और महामारी ये सब फैल गया था वहाँ, क्योंकि तब तक 1914 के बाद 1914 में जो युद्ध होने लगा था, 1914 में जो युद्ध होने लगा था, उससे महामारी फैल गया था। और महामारी फैलने से उनका सारा फसल बर्बाद हो जाता था। महामारी फैलने से वो काम नहीं कर पाते थे, तबीयत खराब रहेगा कौन काम करेगा? तो उनको बहुत दिक्कत हो गया था, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा जब इतना महामारी फैला है और आप टैक्स नहीं, हमसे टैक्स मांग रहे हैं तो गलत है। और धीरे धीरे उन्होंने इसका विरोध किया। और ये जो चंपारण इनको बुलाया था, राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था, याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था। राजेंद्र प्रसाद नाम सुने हैं? कौन है? राष्ट्रपति है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। ये राजेंद्र प्रसाद जी बुलाए थे चंपारण इनको।
कि भैया आप आइए महात्मा गांधी जी, यहाँ देखिए कुछ हो रहा है, इसका विरोध करवाइए, आप ही से हो सकता है। और वह सत्याग्रह करवा करके जीत दिलाई। 1917 में फिर खेड़ा जिला जाकर के वहां जीत दिलवाई। और अहमदाबाद में ये मजदूरों के हित में आए थे। मजदूर लोग फैक्ट्री उक्ट्री में, जैसे महामारी फैल गया था तो फैक्ट्री में इन लोग बोनस मांग रहा था, इन लोग बोनस मांग रहा था, बोनस इनको मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने वहां जाकर के आंदोलन करवाया, उनको बोनस दिलवाया कि महामारी फैला है भैया, तो आपके लिए खट रहा है इंसान, हमेशा आपके लिए आपका लाभ दे रहा है, आपको लाभ दे रहा है, आपका फैक्ट्री में खट रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब बुरा वक्त आए तो आप उनको साथ दो। कोई दिक्कत? तो ये महात्मा गांधी ये भारत के प्रति कोई खास नहीं किए थे इन्होंने, ये भारत का कोई राष्ट्रवाद का भावना इससे नहीं पनप रहा था, लेकिन यहां पर सत्याग्रह का जो विचार था उसका प्रचार हो रहा था कि महात्मा गांधी का ताकत दिख रहा था कि एक लाठी से जो काम, 10 लाठी से जो काम नहीं हो सकता है, वो काम एक अहिंसा के पुजारी द्वारा किया जा सकता है, सत्याग्रह के रास्ते पे चल के। सत्याग्रह का मतलब हाथ जोड़ के, भैया सत्य से आग्रह, सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना मतलब कि हम सत्य में हैं तो आग्रह करना कि हमारा ही बात रहने दो, आपका असत्य वाला बात मत चलाओ। तो ये 1917 में 1918 में 3 इन्होंने क्रांति की है। जो पॉइंट आपको समझ में आएगा, जो पॉइंट अच्छा लगेगा वो आप लिखते भी जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, जो 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेज हमारे देश से बोरिया बिस्तर बांध के 1947 में चलते बने। कुछ तो हुआ होगा। तो क्या हुआ? पहला तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत कुछ हो गया, महात्मा गांधी का आगमन हो गया, एंट्री दे दिए एकदम साउथ के हीरो के जैसा, है ना। और अचानक आकर के 3 वो बड़ा बड़ा आंदोलन भी करके दिखा दिया और तो अपना ताकत मनवा दिया, अपना लोहा मनवा दिया कि देखो भारत वालों, आप मेरे साथ आओगे तो हम ये छोटा छोटा आंदोलन नहीं, बड़ा बड़ा आंदोलन करके आपको देश आजाद करके दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने, चल रहा है, महात्मा गांधी ने जो छोटे छोटे आंदोलन किए थे उससे पब्लिक जो थोड़ा सा भड़क गया था, थोड़ा सा अंग्रेजों के प्रति थोड़ा बुरा भावना उन लोग के मन में आने लगा था। तो अंग्रेज लोग दिमाग लगाया कि लोग धीरे धीरे इन लोग का मनोबल बढ़ते जा रहा है, बेटा डरा नहीं रहा है हमसे, है ना। अगर मान के चलो आप ही लोग हमसे नहीं डरोगे, एक दिन कैसा हम करते हैं, एकदम पूरा यंग मैन बन जाते हैं, एकदम डंडा उंटा उठा कर दौड़ना चालू करते हैं आप लोग को हर बात में। रह तुम इतना लेट का किया, बदमाश कहीं का, कल से लेट आएगा उठा पटक देंगे, तुम लोग पढ़ता लिखता नहीं, ऐसे वैसे बोल के आपको पूरा एकदम चुप करा देते हैं, कराते हैं नहीं, सिर्फ टेक्निक है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करते हैं, बदमाशी करना बंद कर देते हैं, 1-2 दिन, फिर 5-15 दिन 20 दिन बढ़िया से रहते हैं, फिर ज्यादा उछलने कूदने लगते हैं, तो फिर किसी दिन हम आपको थोड़ा सा दबा देते हैं। इसको बोलते हैं शोषण, इसको बोलते हैं दमन करना। कोई बच्चा ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा उछल कूद रहा है, ज्यादा हर बात में बेइज्जती कर रहा है टीचर का, उसको अरे बाबू रे ऐसे वैसे बोल के उसको धमका दिए, वो भी डर गया, इसको बोलते हैं दमन करना। तो अंग्रेज लोग भी क्या किया, सोचा कि कैसे इन लोग का दमन किया जाए, इन लोग का हौसला बहुत बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है इन लोग, अब इन लोग को कुछ तो उपाय करना होगा। तो उन्होंने क्या बनाया था, कौन सा एक कमीशन बताया था आपको, साइमन कमीशन? नहीं, उससे पहले जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले, हाँ, रॉलेट एक्ट, एक कानून बनाया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट होता है, रॉलेट ही होता है, रॉलेट, अच्छा ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट एक कानून बनाया था इन्होंने। कानून था, बताएं कि वो कानून था कि जिसको चाहे उसको शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता था, 2 साल तक उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये कानून का विरोध किया गया और इस कानून का विरोध करने के लिए जगह जगह पर आंदोलन होने लगे, जगह जगह पर तो मतलब ये उसको जो हिंसा दोनों तरफ से देखा जाने लगा। तो एक जगह क्या हुआ कि शांतिपूर्ण भीड़ जा रहा था, विरोध कर रहा था कि ये कानून, रॉलेट एक्ट को जो कानून था, उस कानून का नाम दिया महात्मा गांधी ने काला कानून। क्वेश्चन आता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद पूरा देश कहने लगा इसको काला कानून, ठीक है। और उसका विरोध करने के चक्कर में
कुछ भीड़ जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से कहीं जा रहा था इसका विरोध करते हुए, तो उसमें गोली चलवा दिया, है ना, अमृतसर में गोली चलवा दिया। तो क्या हुआ कि इसके विरोध में वहां जो बैसाखी का मेला लगने वाला था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सुने होंगे, सुने है ना, जालियांवाला बाग, ये जो था ये था आपका 13 अप्रैल 1919 में। ये जालियांवाला बाग एक जगह था जो चारों तरफ से बंद था और बीच में एगो गेट था, है ना, और यहां बहुत सारे हजारों आदमी यहां जमा हुए थे बैसाखी मेला के बहाने से, और यहां पे कुछ वार्तालाप करते, उसका विरोध करने का कुछ प्लान बनाते। तभी जनरल डायर आया। जनरल डायर एक क्रूर सैनिक अधिकारी था, वो आया और चारों तरफ से अपने सेना को सदा दिया और यहां भी लगा दिया ढेर सेना, और ये यहां पे फायर करवा दिया, सबको फायर करवा दिया। अब यह आदमी अब दौड़ दौड़ के इधर उधर भागने लगा, दौड़ने का कोशिश करने लगा, भागने की कोशिश करने लगा, गिंजा गिंजी हुआ, गोली पाया, लाखों मतलब बहुत हजारों आदमी मर गए, सैकड़ों आदमी मर गए। हाँ, उसमें कितना संख्या था कोई एग्जैक्ट थोड़ी जानता है, लेकिन बहुत सारे आदमी मर गए। और ये आदमी क्यों मारा, ये बाद में दिया, सफाई दिया कि तुरंत उसी दिन जब इसका विरोध हो रहा था तो वहां पे मार्शल लॉ लागू हो गया था अमृतसर में, और ये व्यक्ति को पता नहीं था क्योंकि दूर दूर से आए हुए व्यक्ति थे तो उनको नहीं पता था, और ये मार्शल लॉ को बहाना बना करके आके गड़गड़ा के भूंज दिया सबको, है ना। और वो बहुत ही बुरा हुआ, किसके लिए, भारत के लिए तो होबे किया, लेकिन बहुत बुरा हुआ किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। अपना पैर में खुदे कुल्हाड़ी मार लिया सर्वनु लोग, खुदे पर कुल्हाड़ी मार लिया। अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना समझते हो ना, इतना बड़ा कांड करके खुदे उन लोग रास्ता प्रशस्त कर दिया आजादी का। अब बताओ, कोई तुम्हारे प्रति इतना बड़ा हिंसात्मक हमला करेगा, आपको मारेगा बिना गलती का, तो गुस्सा नहीं आएगा? पूरा देश को गुस्सा आ गया, है ना। महात्मा गांधी एकदम देखें कि बेटा लोहा गर्म है, इसे हम लोग अभी तक मनहूस दिन कहते हैं, ठीक है। और वो जब घटना घटा तो गांधी जी जो है वो बहुत ही सचेत हो गए और एक आंदोलन निकाला 1919 में। जब ये घटना घटा 13 अप्रैल को, तो इस घटना के तुरंत बाद ही असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, है ना, जो ज्यादा विकराल रूप 1920 में ले लिया, ठीक है, 1920 में ले लिया, इसलिए 1920 भी लिखा रहता है कहीं पर, 1919 भी लिखा रहता है। तो असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाना चालू किया, 1919 से स्टार्ट हो गया था। तो असहयोग आंदोलन इन्होंने कैसे चलाया, इन्होंने सोचा कि एक किताब इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज, और इस किताब में इन्होंने बताया था, 1909 में ही लिखा था, और इन्होंने बताया था कि अगर हम लोग देश, ये भारत वाले जो है वो अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, तभी अंग्रेज यहाँ टिके हुए हैं। जिस दिन सहयोग करना छोड़ देंगे उस दिन ये लोग भाग जाएगा। और यही इन्होंने अपनाया 1919 से 20 में, क्या सहयोग करो सब कोई, है ना। इन्होंने 1920 तक में मुस्लिमों को भी अपने साथ कर लिया और असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि पूर्व में बताया है मैंने। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया उन्होंने बढ़िया से, और 1922 आते आते ये आंदोलन जो है थोड़ा सा अस्थिर हो गया। काहे? असहयोग आंदोलन में क्या होता था कि स्कूल कॉलेज के जितने छात्र थे वो स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, प्रोफेसर लोग, टीचर लोग, शिक्षक लोग कॉलेज जाना, स्कूल जाना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, बोला आपका नौकरी नहीं करेंगे। जो गरीब मजदूर थे फैक्ट्री छोड़ दिए। कपड़ा जो पहनते थे वो कपड़ा खादी पहनने लगे कि आपके देश का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम अपने देश का कपड़ा पहनेंगे। ये सब उन्होंने करने लगा। कपड़ों की होली, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, यानी कपड़े जमा करके उसको आग लगा दिया जाता था और चारों तरफ आदमी घूम घूम के डांस करता था, है ना, कि हाँ जला दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे करके कुछ करते थे, है ना, इनकलाब जिंदाबाद करके। लेकिन ये जो रौनक था ये 1922 ईस्वी आते आते ढीला पड़ गया, फीका हो गया। काहे हो गया? अब मान के चलो खादी जो था वो बहुत महंगा था। अब एक गरीब आदमी खादी कपड़ा तो पहन नहीं पाएगा, मजबूरन वो अंग्रेजी कपड़ा पहनना चालू कर दिया। जो गरीब मजदूर थे वो फैक्ट्री जाना चालू कर दिए। कितना दिन भूखे पेट रहेंगे, है ना।
तो इस तरह से 1922 आते आते ये जो था असहयोग आंदोलन धीरे धीरे ढीला पड़ गया। लेकिन 1922 में एक घटना घटा, और वो घटना घटा चौरा चौरी, चौरा चौरी, छोरा छोरी नहीं, हाँ चौरा चौरी, चौरा चौरी। ये जो था ये कहाँ था? गोरखपुर में था। कहाँ था? गोरखपुर कहाँ है पता है? हट, यूपी में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जिनका नाम है आदित्यनाथ योगी, है ना, बुलडोजर बाबा, वो कहाँ के हैं? यही गोरखपुर के हैं। चौरी चौरा, अरे बतिया एक है, चौरा किधर कर दीजिए, चौरी किधर कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो चौरा चौरी बोले चाहे चौरी चौरा बोलिए, ये जो जगह का नाम था वो जगह में हो गया घटना। क्या घटना हो गया? पुलिस पर हमला हो गया। यहाँ को थाना था, ये थाना में सब पुलिसवन को घुसा दिया, अंदर से तालीम मार दिया, आग लगा दिया, सब पुलिसवन जल के राख हो गया, और वहां से हथियार उथियार सब उठा करके ले गया। जब पुलिसवन को मारने के लिए दौड़ाया ना, तो लोग सोचा बेटा अंदर घुसेंगे, अंदर घुस जाएंगे और ताली लगा लेंगे तो हम लोग बच जाएंगे। ये लोग अंदर से लगा लिया, आदमी ने बाहर से लगा दिया, और माटी के तेल छिट के आग लगा दिया, जा बेटा तुम लोग अंदर में रह जाओ, है ना। तो ये घटना जब घटा तो महात्मा गांधी ने देखा कि हमारा जो, महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, उन्होंने देखा कि 1920 से 22 में धीरे धीरे आंदोलन ढीला पड़ गया था। अब इन्होंने देखा कि ढीला तो पड़ ही गया है, और यहाँ एक घटना भी घटना चालू हो गया। हमारा तो आंदोलन अहिंसात्मक था, ये तो हिंसात्मक होने लगा। तो इन्होंने तुरंत 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बीच में इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था महात्मा गांधी को 1922 के बाद में, क्योंकि इतना बड़ा घटना को आप अंजाम दिलाए, आप ही चलते हुआ ना ये सब, तो महात्मा गांधी को अभियुक्त बना करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल के अंदर रखा गया। बीच में वो शांत रहे, फिर धीरे 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 क्या हुआ कि पब्लिक भड़कते रहा मने मन, आग जो है वो जलते रहा मने मन। और कब? 1930 में। नमक आंदोलन कब हुआ था? 1930 में नमक आंदोलन। ये जो उस समय इरविन थे, इरविन, वो भारत में उसमें अंग्रेज सरकार के तरफ से भेजे गए सबसे बड़े पदाधिकारी थे। उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी द्वारा 11 ठो मांग रखा गया कि इस मांग को आप मानिए, नहीं तो आपको हम लोग आंदोलन करेंगे, है ना। वो मांग में एक मांग ये भी था नमक कर खत्म करने का। इरविन जो था वो महात्मा गांधी का बात नहीं माने और उनको वापस कर दिए, तेरा बात हम नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी, अच्छा बेटा हम तो जानते थे तुम नहीं मानेगा, हमको तो पता था तुम नहीं मानेगा, इसलिए तो तुमको हम ऐसा बोले थे, तुम नमक में कर लेगा। नमक आम इंसान खाता है, एक गरीब से गरीब आदमी नमक खाता है, बिना नमक का होगा किसी को कुछ। उन्होंने सोचा कि नमक का कानून ही तोड़ देंगे हम, और इन्होंने अपने साबरमती आश्रम से, समझाया था आपको मैंने एक बार, है ना, साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी ग्राम तक इन्होंने दांडी यात्रा किया, जो पूरी 240 किलोमीटर का था। हर दिन 10 किलोमीटर चलते थे और एक जगह बनाते थे, वहां सब व्यक्ति उनको मिलने जाता था, उनसे उनकी बातों को सुनने जाता था, और 24 जगहों में उन्होंने इस तरह से रात में स्टे करते गए, ठहरते गए, और 24 जगहों में उन्होंने क्रांति ला दी, और 24 जगह का आदमी सब उनके पीछे चलते गया, और एक महान विशाल रैली की तरह जाकर के उन्होंने दांडी ग्राम में कब? 6 अप्रैल, कब बनाया था? 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। अब जब नमक कानून को तोड़ दिया तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो कानून तोड़ दिए, मतलब कि अब पब्लिक को भी लग गया कि कानून तोड़ सकते हैं हम लोग भी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, है ना। धीरे धीरे अंग्रेजों का वैल्यू गिरते गया, है कि नहीं। और 1931 में ही अंग्रेज लोग एक गांधी इरविन समझौता कर दिया। समझौता क्या नाम था? गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत कुछ मांगों को माना गया, कुछ मांगों को नहीं माना गया, काट दो उसको। कुछ मांगों को माना गया, कुछ मांगों को नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन 1931 में यह घटना घटा,
और 1931 के बाद में धीरे धीरे जो है पब्लिक जागने लगा। और 1942 में एक बहुत बड़ा घटना घटा। 1942 में एक बहुत बड़ा घटना घटा। इसके बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, बताए थे हम। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया था और बुला करके सम्मेलन किया गया था। गोलमेज मतलब कि चारों तरफ गोल गोल बना हुआ था, सब बैठा हुआ था और बीच में सम्मेलन हो रहा था। तो गोलमेज सम्मेलन में बताया गया था गांधी जी को कि आप आइए, आपको देश को आजाद करने के प्रति कुछ आपको सजेशन दिए जाएंगे। लेकिन जब वहां गए तो गांधी जी को बोला गया कुछ नहीं मानेंगे आपका बात, ज्यादा टाइट पर कीजिएगा ना तो आपको फिर जेल में बंद कर देंगे। तो फिर वो गुस्सा के वहां से चले आए, वापस आ गए और वापस आके फिर से उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, अब ये जो 1930 के बाद एक कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन, नाम सुने हैं ना? साइमन कमीशन बनाया गया। इस कमीशन में एक भी भारतीय नेता नहीं थे। इस साइमन कमीशन में सब अंग्रेज लोग था। अब अंग्रेज लोग था तो ये लोग बोला कि हाँ आप लोग का देश आजाद होगा तो नियम कानून बनाना पड़ेगा ना जी, हम लोग बना देंगे। बोला अच्छा बताओ बेटा, तुम लोग हम लोग के लिए कानून बना देगा? अगर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय रहता तो जानते कि भारत के पक्ष में कानून बनेंगे। तब भारत के हइये नहीं हो तो भारत के पक्ष में कैसे कानून बनाओगे जी? तो इसका विरोध किया गया। गली गली में पोस्टर में लिख लिख के गो साइमन बोला गया और सबको कि साइमन वापस जाओ। गो साइमन मतलब साइमन वापस जाओ बोल के ऐसा नारा लगाया गया और विरोध किया गया। धीरे धीरे विरोध बढ़ते गया और 1942 में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटा। इस घटना का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत बड़ा स्थान रखता है भारत को आजाद कराने में। और यह आंदोलन में हर तरह का, हर वर्ग का महिला पुरुष, हर वर्ग का इंसान इसमें जुड़ गया और एक स्वर में बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनको मजबूरीवश भारत को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन 1942 से 1947 तक में समझो तो 1942 में उन लोग छोड़ दिया था, 1943 में उन लोग भाग गया था। लेकिन इतना दिन से राज कर रहा था तो समय लगेगा ना बोरिया बिस्तर समेटने में जी, है ना? तो लोग कुछ दिन समय लिया और 1947 15 अगस्त 1947 को वो शुभ दिन आ गया हम लोगों का, जिसका 200 सालों से इंतजार किया था। कितना हमारे देश के देश प्रेमी लोग, हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सब विभिन्न तरह के जितने व्यक्ति थे वो शहीद हो चुके थे। ठीक है, हमारे मंगल पांडे जी सबसे पहले शहीद हुए थे। समझे तो वही प्रणेता थे, बहुत बड़े प्रणेता थे, हमारे देश को आजादी दिलाने के प्रति पहला कदम था उनका। 1947 में ये आजादी हमें मिली इतना बलिदानों के बाद। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर। क्या समझे आप लोग? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा? सबसे पहले 1857 में क्रांति हुआ। उस क्रांति के तहत थोड़ा सा पनपा था राष्ट्रवाद का भावना, लेकिन उसको अंग्रेजों ने दबा दिया। फिर बीच में कुछ नहीं हुआ। 1900 ईस्वी जैसे ही घुसा, कुछ न कुछ घटनाएं होने शुरू हो गए और धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध का समय आ गया 1914 से 18 के बीच में। और उस समय से लोगों के मन में भावना जगने लगा कि अंग्रेज अच्छे नहीं हैं। और उसी के बीच में एंट्री हुआ हमारे देश के हीरो मिस्टर महात्मा गांधी का। वो पूरा बाइक में तो नहीं आए होंगे, है ना, गाड़ी में ट्रेन से उतरे होंगे और इन्होंने एंट्री मारा होगा भारत में 1915 में और भारत का रुख ही बदल दिया। बहुत सारा आंदोलन हो रहा था, भगत सिंह भी लगे हुए थे, चंद्रशेखर आजाद भी लगे हुए थे, वो लोग गोली मार देते थे अंग्रेजों को। एक क्रांतिकारी प्रण लेता था कि चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने हो? वो बोला जाता है, कहा जाता है, ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं है, कि प्रत्येक दिन 10 गो अंग्रेज को मारते थे। ऐसा मतलब साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो अंग्रेजों को मारते थे। लेकिन उनको भी एक दिन साजिश के तहत उनको भी अंग्रेज लोग मारते मारते, और एक कोना में एक लड़ाई चल रहा था दोनों का, एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे वो भी और गोली चला रहे थे, तो अंग्रेज भी गोली चला रहे थे और उनके पास एक ही गोली बचा हुआ था। तब सोचे कि उनका मानना था कि कभी भी जिंदा प्रण किए थे, कभी भी जिंदा हम अंग्रेजों के हाथ में
नहीं पड़ेंगे। उन्होंने प्रण किया था और एक गोली बचा था। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो एक गोली से अपने आप को गोली मार लिया उन्होंने। इतना डरे हुए थे अंग्रेज लोग कि सामने जाने से डर रहे थे, ऐसे से कुछ के देख रहा था, बेटा जिंदे हो का तो उठ के धड़धड़ा दो, तो ऐसे करके वो लोग डर से, वो लोग इतना डर था, अंग्रेज लोग इतना डरते थे। लेकिन हिंसा वो रास्ता नहीं था जिससे आजादी दिलाया जा सके, इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा के रास्ते से और सबका सहयोग से 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से पूरे 200 सालों के बाद आजादी मिल गई। चैप्टर समझ में आया आपको? तो ये था आपका भारत में राष्ट्रवाद, खत्म हो गया। ठीक है।